सो बच्चे ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे थे। ऑर्गेनेलीज साइटोसोल में प्रेजेंट रहने वाले वो मिनिएचर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के फंक्शन को पूरा करते हैं। सेल जो है वो इन यूनिट्स की हेल्प से अपने काम को पूरा करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चे ये ऑर्गेनेलीज जो है वो कैटेगराइज है यूकेरियोटिक सिस्टम में, यूकेरियोटिक सेल में, इनटू 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज। और ये कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और यू कैन से मेम्ब्रेन सिर्फ। तो ऑर्गेनेलीज में 3 तरह की कैटेगरीज हैं। पहली तो वो ऑर्गेनेलीज जिसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस होती है जो ऑर्गेनेलीज। दूसरी वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, यानी कि जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। द लास्ट वन आर नॉन मेम्ब्रेनस, जिसमें कोई ऑर्गेनेली ही नहीं होती, सॉरी जिसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो बच्चे ये 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज है। ठीक है, अब बच्चे इन कैटेगरीज में प्रेजेंट रहने वाली ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस में आएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, पर 2 मेम्ब्रेन्स है चाहे वो डिफरेंट क्यों ना हो, इसलिए ये कैटेगरी। उसके बाद प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स which is present only in case of plants like in algae or other higher organisms, पर डबल मेम्ब्रेनस है, एनिमल्स में एब्सेंट रहेगा। सिंगल मेम्ब्रेनस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, दूसरी ये हो गई। उसके बाद लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ठीक है, एंड अल्टीमेटली नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम्स आएंगे। पर बच्चे यहाँ पे एक और चीज मैं साथ में कंसीडर करूंगी, दैट इज सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स जिसको कंप्लीटली पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के साथ सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम्स, तो ये 3 कैटेगरीज है जो हम एक एक करके डील करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज ले रही हूँ। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इसीलिए क्योंकि बच्चे ये बनाती है कंबाइनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सारी आपस में जुड़ी है फंक्शनली और स्ट्रक्चरली भी कहीं ना कहीं एक फेज में। तो कंटिन्यूटी ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलता है इन चारों में, जिसकी वजह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो पहले सिंगल मेम्ब्रेनस सारी ऑर्गेनेली ले लेते हैं, फाइन। ठीक है, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ इस टर्म के साथ। So endomembrane system shows continuity of membranes. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्लूड करते हैं all single membranous organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, उसके बाद vacuoles and lysosomes. ठीक है, तो एक एक करके सबसे ऑर्गेनेलीज ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लूंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, और यू कैन से सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि स्टार्ट होता है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड रहता है यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होती, इसमें पोर्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चे अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वहां से सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स बनेंगे। इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स है। यानी कि सैक्स की फॉर्म में,
पूरा। तो अगर ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इधर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू रहता है मोस्टली केसेस में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मोस्टली रहेगा। ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूटी रहती है बेटा। इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रहेगा, ठीक है। तो बच्चे फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन बच्चे अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक पूरा चैनल बन रहा है, पूरा अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। तो इस पूरे अरेंजमेंट में अगर आप देखो तो इस तरीके से मल्टीपल चैनल्स हैं, और बच्चे पूरा क्लोज सिस्टम सा आ गया है ना। पूरा सिस्टम जो है कंटिन्यूटी में है, सैक्स आपस में जुड़े हैं, पूरा क्लोज सिस्टम आ गया। इस तरीके से जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है ना, जो सेल का साइटोप्लाज्मिक एरिया है, वो डिवाइड हो जाता है कुछ पोर्शंस, दो कंपार्टमेंट्स में एक तरह से। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला कंपार्टमेंट है और जो बाहर वाला, ठीक है। तो बच्चे इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया जाता है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और अंदर ल्यूमिनल, इस तरीके से अरेंजमेंट है बेटा। अब बच्चे अब मैं प्रॉपर लेबलिंग करूंगी कुछ चीजों को और दिखाते हुए, ठीक है। तो ये हमने मार्क किया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम जान चुके हैं किस तरीके से अरेंजमेंट है। अब मैं बात करूंगी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिर से। तो बच्चे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना कुछ डिफरेंस दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको एनालाइज करते हैं ना। इस इनफैक्ट फर्स्ट टाइम में ही जब गार्नियर और पॉटर ने इन्हें एनालाइज किया था, पॉटर की एक्चुअली डिस्कवरी है पर गार्नियर ने सबसे पहले एनालाइज कर लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गार्नियर और पॉटर ने जब एनालाइज किया था, उन्होंने देखा था कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पूरा सीक्वेंस तो बन रहा है लेकिन डिफरेंस आ रहे हैं। वो डिफरेंस था कहाँ पे? वो डिफरेंस था अरेंजमेंट ओवर द मेम्ब्रेन, ओवर द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से मतलब कुछ जगह सरफेस जो है वो रफ दिख रही थी, कुछ जगह स्मूथ दिख रही थी, ठीक है। सो जिसके बाद उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इस तरीके से दो टाइप्स मिल गए और ये कैटेगराइज करना बहुत जरूरी था। दोनों की टाइप्स के बेसिस पे हमारे पास फंक्शन भी है। So we have two types of endoplasmic reticulum, smooth and rough. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कौन सी चीज है जो एब्सेंट है? राइबोसोम्स, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ दिखता है, इसकी सरफेस ही स्मूथ दिखती है बेटा। ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी रफ सा अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। पूरा स्मूथ सरफेस दिखेगी, इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। और बच्चे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो होता है लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है। तो जितने भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में लिपिड बेस्ड है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसे आप कहते हो, आपके सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो
ओवरी में, टेस्टिस में इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है बेटा, इसका नंबर बहुत ज्यादा रहता है, जस्ट टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स बनाने तो नंबर ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर जगह है, वो साइट में आपको बता देती हूँ, दैट इज हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स। लीवर सेल्स में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है जो लीवर ही कर सकता है हमारी बॉडी में, कोई और नहीं करता, और वो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यानी कि चीजों को हार्मफुल सब्सटेंसेस और केमिकल्स को लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए होता है। तो बच्चे इसीलिए लीवर सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट्स में इसका नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हिपैटोसाइट्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। ठीक है, ऑल्दो ये नीचे वाला फंक्शन मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट कंसीडरेशन में लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सरफेस रफ दिख रही है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो, राइबोसोम कौन सा होगा, 70S या 80S? 80S राइबोसोम्स होता है। तो बच्चे इट हैज 80S राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। हमने पहले ही जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ा था, हमने ये बात की थी कि 70S सिर्फ ऑर्गेनेलीज के अंदर होता है यूकैरियोटिक सेल में। कौन सी ऑर्गेनेलीज? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, बाकी सब जगह 80S रहेगा। साइटोप्लाज्म में फ्रीली है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, राइबोसोम 80S ही रहेगा। तो बच्चे अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है बिल्कुल राइबोसोम जैसा होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है बेटा। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस स्मूथ वाला करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन से बनाएगा और आपके प्रोटीन्स बना के देगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्री राइबोसोम्स भी है, वो भी यही बनाते हैं प्रोटीन, पर रफ एंड स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी यही बनाता है, प्रोटीन ही बना के देगा आपको। राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग फंक्शन है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अरेंजमेंट रहता है, पूरा एक सिस्टम बना रहा है। तो अगर पूछा जाए कि एक कॉमन फंक्शन भी बता दो इनका, स्मूथ और रफ का, तो आप ये कह सकते हो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये हमारे पास एक सरफेस एरिया दे रहा है फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में सरफेस को बढ़ा दिया उसने। अगर कोई रिएक्शन के लिए कोई सरफेस चाहिए सेल के अंदर, तो उस केस में ये सरफेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरह से साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट भी इसने क्रिएट किया। ठीक है, स्पेस भी दी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, तो वो फंक्शन भी ये साइमल्टेनियसली फुलफिल कर लेता है, जो हम नोटिस में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो नेक्स्ट बात करेंगे आप गोल्जी बॉडीज की। सो बच्चे नेक्स्ट ऑर्गेनेली ले रही हूँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कनेक्टेड है। ठीक है, सो गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस जो है इट इज डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। वो एक स्टेनिंग टेक्निक पे काम कर रहे थे नर्वस और न्यूरॉन सेल के साथ। तो उन्होंने उस स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप करने और उस पर काम करने के दौरान ये एनालाइज किया कि कोई एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट दिख रही है, जो अभी तक एनालाइज नहीं की गई है। ठीक है, और वो चीज जो थी वो थी गोल्जी एपरेटस। तो सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो गोल्जी होता कहाँ पे मैं बता देती हूँ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ ही है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इस तरीके से हमारे पास गोल्जी एपरेटस दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा बिल्कुल साथ में, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके आसपास।
इसके आसपास एक छोटा सा जोन होता है जहाँ पे कोई और ऑर्गेनेली नहीं होती, उसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। बाकी गोल्जी नियरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास ही रहती है। ठीक है, तो बच्चे गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, सैक्स लाइक अरेंजमेंट होते हैं। सैक्स होते हैं जो कि हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मेनली सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अदरवाइज हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स मिल सकती हैं, इनफैक्ट दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी और गोल्जी में भी। ठीक है, और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्ने, यानी कि इस तरीके से सिस्टर्ने हो सकते हैं, वेसिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। मतलब सैक लाइक अरेंजमेंट होगा, बंद होगा बिल्कुल सैक की तरह, लेकिन वो बंद अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है, लेमिनर अरेंजमेंट, राउंडेड या ओवल भी, और ब्रांच भी हो सकता है। ये सेम अरेंजमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगा, ये सेम फॉर्म्स। बस फर्क ये है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दो फॉर्म्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगी, और ये वाली फॉर्म स्मूथ में मिलेगी। स्मूथ में कभी हमारे पास रफ में कभी ट्यूब्यूल फॉर्म जो है वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो तो वहां पे सिर्फ सिस्टर्नी और वेसिकल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक के केस में। तो बच्चे यहाँ पे भी गोल्जी एपरेटस से तीनों फॉर्म्स मिलती हैं, और उनका जो डायामीटर की अगर हम बात करें तो डायामीटर जो है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है, इतना डायामीटर रहेगा इसका। ठीक है, अब बच्चे मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गोल्जी जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा ऐसे होता है, एक तरफ कन्वेक्सिटी होती है, एक तरफ कनकेविटी होती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इस डिप्रेशन के साथ। अदरवाइज ये बिल्कुल राउंडेड ओवल हो सकता है, ये वाली फॉर्म लेते हैं। अगर हम इसको बीच में से कट कर ले ना तो ये ऐसा सैक दिखेगा, ये बीच में कैविटी है। ठीक है, तो इस सैक को अगर हम दिखाएं ये किस तरीके से अरेंज्ड है, वो सैक इस तरीके से अरेंज होगा। तो हमारे पास ये सबसे ऊपर वाला अरेंजमेंट बता देते हैं, ये आ गया पहला सैक लाइक अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इसको कट करके दिखाया, हमने ओपन नहीं दिखाया, पूरा इंटैक्ट नहीं दिखाया। इसके नीचे दूसरा होगा, थोड़ी सी कन्वेक्सिटी दिखा, सो इस तरीके से। तो ये आ गया दूसरा सैक। ठीक है, इसके नीचे तीसरा सैक। इस तरीके से हमें सैक लाइक अरेंजमेंट मिल जाता है। सैक बाय सैक्स जो है वो लेयर बाय लेयर पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के, और अल्टीमेटली ये अरेंजमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट रहता है गोल्जी में यहाँ पे। फाइन, तो अब क्या होगा, जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लेट्स से लिपिड बनाया या प्रोटीन बनाया, कुछ भी चीज बनाई, अब सेल जरूरी थोड़े ना कि इसी फॉर्म में उसे यूज कर लेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कुछ आइडिया नहीं है चीजों को कहाँ बेचना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री है, बट गोल्जी एपरेटस उसका पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे जो चीजें बनेगी वो गोल्जी को पता है कहाँ बेचनी है, तो वो स्टैम्प जो है कहाँ बेचना है, एड्रेस कहाँ है, वो फिगर आउट सिर्फ गोल्जी कर सकता है। तो क्या होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें बनती हैं वो पैक होके इस तरीके से वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होके आ जाती है गोल्जी के पास, और गोल्जी को बोलती है कि मुझे फर्दर पैक करो, ठीक है, ताकि मैं अपने टारगेट साइट पे जा सकूं। तो ये क्या करेगा, वॉल के साथ वर्ज करके अपने कंटेंट्स जो इस वेसिकल में है वो सारे कंटेंट्स अंदर रिलीज कर देगा यहाँ पे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, पर गोल्जी को दिखा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, इसकी भी पैकेजिंग की और जरूरत है, इसको और मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो गोल्जी जो है पैकेजिंग के साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशन की अथॉरिटी भी रखता है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इन चीजों को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, जैसे प्रोटीन है पर उसको लग रहा है कि इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो जस्ट प्रोटीन भेज दिया, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ग्लाइकोप्रोटीन भी चाहिए, तो इसने प्रोटीन को क्या कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया।
इसी तरीके से ये चीजें ना लेयर बाय लेयर निकल के हर एक सैक के अंदर जाती जाएंगी और अल्टीमेटली इसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से ये सैक बाहर निकलेगा और इसमें मॉडिफाइड प्रोडक्ट होगा। और अब ये वेसिकल को पता होगा, इस वाले वेसिकल को पता होगा कि मुझे इस चीज को कहाँ पे छोड़ना है, सेल के अंदर ही छोड़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लेके जाना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लेके जाना है। जैसे इस वेसिकल को इंफॉर्मेशन दी गई होगी ना, वैसे उसी के अकॉर्डिंग वेसिकल उसी जगह पे रुक जाएगा, ठीक है, और वहां पे सारे कंटेंट्स रिलीज कर देगा, ऐसा प्रोसेस रहता है। सो बच्चे इस तरीके से देखा जाए तो गोल्जी का काम जो है इट्स रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन like glycosylation। ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोसाइलेशन जैसे कि प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाना, यानी कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, वैसी मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भेजा वो इस तरह से पास हो जाए, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दूसरी फॉर्म लेके बाहर निकलेगा, तो है ना कनेक्टेड। पर बच्चे कैसे पता चलेगा कि हमें इस फेस की तरह से जाना है या इस तरह से जाना है, वेसिकल को कैसे पता चलेगा? तो वेसिकल ना ये रिकॉग्नाइज करता है तो मुझे किस साइड से एंटर करना है। तो बच्चे उसके लिए एक फेट है, एक डिसीजन होता है। ये जो वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया ना, इसको बताया जाता है कि देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें जाना है गोल्जी के पास, गोल्जी के पास जो कॉन्वेक्स स्पेस होगा ना उस साइड से एंटर करना है। और ये पूछेंगे कि अच्छा कॉन्वेक्स स्पेस का साइड क्या है, मतलब किस साइड हमें मिलेगा, एड्रेस क्या है, वो बस ये बोलेगा कि न्यूक्लियस के आसपास तुम्हें जाना है, वहां पे आसपास गोल्जी मिल जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ उसका कॉन्वेक्स स्पेस होगा और उधर के साथ जाके मर्ज कर दे। तो बच्चे जो भी कंटेंट आएगा वो इस साइड से यानी कि कन्वेक्स फेज से, जिसे सिस फेज या फिर फॉर्मेटिव फेज कहा जाता है, वहां से एंटर करता है, ठीक है। और फिर कंटेंट्स यहां से निकल देते हैं जो कि कनकेव फेज है, कनकेव यानी कि ट्रांसफेज, यहां से बाहर निकल जाता है। और बच्चे कन्वेक्स फेज जो होगा वो होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ होगा हमेशा, और ये फेज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन फेजेस की बात की है, एक बार मैं उसको भी रिलेट करवा देती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमने जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के पास लगाया और स्मूथ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। बच्चे एक्चुअली ऐसा होता है, हमारे पास मोस्टली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस वाली साइड ही होता है, और मोस्टली जो स्मूथ होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही होता है। तो कुछ तरीके हैं, कुछ पैटर्न है सेल्स में, एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह है, हर सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा आपको, बट बच्चे नॉर्मली ऐसा अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी, और दोनों के फंक्शन रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चे फर्दर आफ्टर गोल्जी हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स। तो बच्चे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी, लाइसोसोम्स जो है ना बेटा वो भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड दिस लाइसोसोम कंटेन्स सम लिटिक एंजाइम्स इन इट, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट एक वेसिकल की तरह इस तरीके का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिल जाएंगे लिटिक एंजाइम्स। लिटिक मतलब तोड़ने वाले, किसी चीज को डाइजेस्ट करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, तोड़ने वाले, ठीक है। तो लिटिक एंजाइम्स जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, ठीक है। और बच्चे ये लिटिक एंजाइम्स जो है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी है, दे गेट्स एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच, एट एसिडिक पीएच। तो बच्चे इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स,
ठीक है। तो वो जो उसमें आपको हर तरह का एंजाइम मिल जाएगा, लिपिड डाइजेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, लाइक अमाइलेसिस, अमाइलेसिस यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, प्रोटीएसिस, ठीक है। उसके बाद लाइपेसिस, लिपिड डाइजेस्टिंग, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, किसी और कंपाउंड में ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं बाय एडिशन ऑफ वाटर। ऑल्दो ये 3 कैटेगरीज भी हाइड्रोलाइसिस है, मैं बाकी हाइड्रोलाइसिस की यहाँ पे बात कर रही हूँ, और ये सारे एक्टिवेट होते हैं एसिडिक पीएच पे। और आपको पता है ये लाइसोसोम कौन बना रहा है? हमारे पास गोल्जी जो है वो नियरली हर प्रोटीन को पैक करता है, जिसमें से अगर इन लिटिक एंजाइम्स को जो इस लाइसोसोम के अंदर है वो पैक करके सेल में रिलीज कर दिया जाए तो उसे लाइसोसोम कहा जाए। तो गोल्जी नहीं बनाया, इसके प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना के बेच दिए, गोल्जी ने मॉडिफाई किया और सबको साथ में पैक कर दिया और लाइसोसोम बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए कंप्लीटली पता क्या कहा जाता है कि लाइसोसोम जो है इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी। तो गोल्जी के फंक्शन में मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के साथ आप लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चे स्पेसिफिकली अगर लिखना है तो कहा जाता है इट इज फॉर्म्ड बाय GERL सिस्टम, जिसमें से G मींस गोल्जी, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मींस लाइसोसोम, ठीक है। तो इस सिस्टम ने बनाया। पर आपको डायरेक्टली अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि लाइसोसोम किसने फॉर्म किया है, इसमें 4 ऑप्शंस है, लाइक वैक्यूल्स, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो लास्ट आपको गोल्जी अपरेटस ही मार्क करना है, क्योंकि लास्ट वाली पैकेजिंग यही करता है। इसके प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकता है या बाकी राइबोसोम बना सकते हैं, पर पैकेजिंग इसी का काम है, तो अल्टीमेट फॉर्मेशन उसी ने किया। तो ये क्वेश्चंस में फर्क जो है वो समझना, ठीक है। तो लाइसोसोम में क्या होता है, एक सेल की एग्जांपल लेते हैं। एक सेल जो है उसे काम करना है, लेट्स से कोई डाइजेशन करना है। डाइजेशन सबसे ज्यादा एक्टिविटी हम देख पाते हैं इम्यून सेल्स में भी, ठीक है। तो उसी के एस्पेक्ट से बात करते हैं। तो आपके इम्यून सेल्स इरेगुलर शेप होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को खा सकते हैं। तो लेट्स से इस सेल ने बैक्टीरिया को देखा और उसे खा लिया। खाने के बाद वो बैक्टीरिया जो है वो कहाँ आ गया? सेल के अंदर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना सेल उसे बुलाकर जो है उसकी खातिरदारी करेगा, इम्यून सेल है, मारने के लिए ही खाया उसे, ताकि ये बॉडी के बाकी सेल्स को नुकसान ना करे। पर सेल जो है अब घर पे अलग अलग काम होता है ना, जैसे कोई काम है, ठीक है, कुछ काम मदर को बोले जा सकते हैं, कुछ फादर को बोले जा सकते हैं, वैसे सेल अपने अपने काम को डिवाइड करके रखता है अंदर, ठीक है। तो अब ये इम्यून सेल जो है ना वो जाता है सीधे लाइसोसोम के पास, वो इस बैक्टीरिया को लाइसोसोम के पास भेजेगा, लाइक दिस। अगर ये लाइसोसोम है, ठीक है, तो बच्चे ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस वैक्यूल के साथ जो यहाँ पे एंटर किया, इसके साथ मर्ज करके ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। आपको मैं इंटरमीडिएट दिखाती हूँ, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये मर्ज करके बनेगा, ठीक है, जिसमें लिटिक एंजाइम्स भी होंगे और ये बैक्टीरिया भी होगा। तो बैक्टीरिया का बॉडी किसी से भी बना है, प्रोटीन, लिपिड, किसी से भी यहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन डाइजेस्ट ऐसे नहीं होगा बेटा। हमारे पास ये जो लाइसोसोम है ना, इसे प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है बेटा ये इस इनएक्टिव एंजाइम के साथ होता है, इसमें अभी एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होते। जैसे ही बैक्टीरिया आता है ना तो ये लाइसोसोम साथ ही में सेल के अंदर के हाइड्रोजन आयंस लेना शुरू कर देता है, और हाइड्रोजन आयंस लाइसोसोम के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन बढ़ जाती है और ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होना मतलब पीएच कम होना, तो एसिडिक कंडीशन हुई है ना। तो बच्चे अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम और फैगोसोम आप कह सकते हो, फैगोसोम, फैगोलाइसोसोम, कोई भी टर्म दे सकते हो। अब ये बच्चे एक्टिवेट हो गया है, अभी क्या करेगा, बैक्टीरिया को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा और डाइजेस्टेड मटेरियल को निकाल देगा बाहर। अब उसे डाइजेस्टेड मटेरियल नहीं चाहिए, अभी सारा बैक्टीरिया का पार्ट डाइजेस्ट हो गया।
अब एक डाइजेस्टेड कंटेंट्स बाहर हो गए रिलीज। ठीक है, इस तरीके से लाइसोसोम काम करता है। लेकिन बच्चे सिर्फ हम बैक्टीरिया की बात क्यों करें? सेल को अगर लग रहा है ना कि मेरी कोई ऑर्गेनेली ढंग से काम नहीं कर रही है, इसको अब खत्म कर देना चाहिए, तो भी उसको लाइसोसोम को इंस्ट्रक्शन देके बोलता है इस ऑर्गेनेली को खत्म कर दो। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन जो है वो डाइजेशन में भी आता है इसका फंक्शन। उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है इम्यून, बाय किलिंग बैक्टीरिया। और तीसरा फंक्शन मैं बात करूं, इसका फंक्शन जो है वो ऑटोलाइसिस से भी जुड़ा है। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, यानी कि सेल्फ ब्रेकिंग से भी जुड़ा है। और ऑर्गेनली क्यों? अगर उस सेल को लग रहा है कि भाई, बॉडी को लग रहा है ये वाला सेल काम नहीं कर रहा ना, तो वो उसी सेल के अपने लाइसोसोम को बोलता है कि भाई इसको खत्म करो। ठीक है, जैसे कि अगर टैडपोल लार्वा है, टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो करता है, यानी कि जब वो लार्वल स्टेज पे होता है तो फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, लेकिन एडल्ट बनता तो गिल्स नहीं होते, फिन्स नहीं होते। तो वो स्ट्रक्चर्स को डिसॉल्व करने के लिए ना, फिन्स में जो सेल्स है, गिल्स में जो सेल्स है, वो यही लाइसोसोम डिसॉल्व करता है। पुराने स्ट्रक्चर, पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय करके नए सेल्स के लिए जगह बनाता है, क्लीनिंग कर रहा है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम ये है। ऑटोलाइसिस हो, हमारे पास इम्यून फंक्शन हो, डाइजेशन का फंक्शन हो, सब फंक्शन कर लेते। ठीक है, तो ये है लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके से अदर वैक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट है वैक्यूल्स बेटा। सो बच्चे, वैक्यूल्स आर अगेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच आर मोस्टली डिटरमाइंड टू स्टोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो बच्चे, अब वैक्यूल्स जो है उसका मेन फंक्शन और मेन स्ट्रक्चर आप डिटरमाइन कर पाते हो उनकी टाइप्स के बेसिस पे। तो हम 4 टाइप्स करने वाले हैं वैक्यूल्स की। बिल्कुल ऐसा ही डेयरली स्ट्रक्चर है एक नॉर्मल वैक्यूल का। ठीक है, तो बच्चे 4 तरह के वैक्यूल हैं। सबसे पहला लूंगी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जिसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, जहां पे फूड की डाइजेशन होती है, तो डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स। तो बच्चे अगर देखा जाए, जो अभी हमने इसमें जो वैक्यूल पढ़ा, ये वाला, जहां पे इम्यून सेल ने क्या कर लिया, बैक्टीरिया को खा लिया, ये इसका खाना है, फूड हुआ ना एक तरह से, इसको डाइजेस्ट करना है इसे। ऑल्दो इससे वो न्यूट्रिएंट एक्वायर नहीं करने वाला, बट स्टिल इसको डाइजेस्ट तो करना ना। बिल्कुल फूड इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस की हेल्प से फूड जो है वो सेल के अंदर जाता है और उसकी डाइजेशन होती है। और ऐसा पैटर्न आप देख पाते हो मोस्टली एमीबा और पैरामीशियम में। ठीक है, एग्जाम्पल इन एमीबा एंड पैरामीशियम। ऑल्दो एनसीईआरटी पैरामीशियम पे फोकस कर रही है, पर अमीबा में भी ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो अमीबा में इस तरीके से अमीबा जो है वो फूड को सीडोपोडिया एक्सटेंड करके एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करने के बाद जो वो वैक्यूल बन जाएगा, इसी के अंदर डाइजेशन। ठीक है, सेकंड है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल के अंदर गैस रहती है, इट कंटेन्स गैस। और बच्चे ये मेनली होता है वाटर प्लांट्स में। ठीक है, वाटर प्लांट्स में होता है, वाटर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये क्या करता है, सेल को लाइटर फील करवाने के लिए होता है, ताकि वो फ्लोट कर सके। ठीक है, नॉर्मली वैसा होता है, कुछ केसेस में वो नॉर्मली भी गैस स्टोर करते हैं जो रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगेन अमीबा, पैरामीशियम, उनमें रहता है। ठीक है, प्रोटिस्टास की प्रॉपर्टी है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ये क्या करते हैं, वाटर को फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं बॉडी से। अमीबा और पैरामीशियम क्या रहते हैं, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी में सॉल्ट्स है, बाहर फ्रेश वाटर है, बाहर सॉल्ट्स कम होंगे।
हमने पढ़ा था ना, सॉल्ट, पानी कहाँ पे जाएगा, जहां पे सॉल्ट ज्यादा होंगे उसी जगह जाएगा। अब बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी अंदर की तरफ आना शुरू कर देता है। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है बॉडी से वाटर को इकट्ठा करके उसी को बाहर फेंक देते हैं, फिर एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा किया बाहर फेंक देंगे। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की वजह से क्या होता है, एमीबा को अगर हम सॉल्ट वाटर में डाल देते हैं या बाकी कंडीशंस में रख देते हैं, वो एडजस्ट कर लेता है। सॉल्ट वाटर में अमीबा को डालेंगे ना, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चेंज हो जाए तो चेंज हो सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल निकाल देता है, डीजनरेट कर देता है, जनरेशन बाय जनरेशन करके मॉडिफिकेशन करके वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से वो ऑस्मोटिक यानी कि वाटर आयन बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगेन अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, यानी कि वाटर को इकट्ठा करेंगे वैक्यूल्स, इकट्ठा करने के बाद स्टोर करके उसको बाहर फेंकेंगे। ठीक है, बॉडी से बाहर कंटिन्यूसली वाटर आता जाएगा, वो बाहर निकालते जाएंगे। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो प्लांट्स में होता है, परमानेंट वैक्यूल। प्लांट सेल को अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम यानी कि 90% स्पेस कवर कर रहा है वो है सैप वैक्यूल, ये वैक्यूल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी यानी कि साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो सैप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट इज द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। और बच्चे ये परमानेंट वैक्यूल है ना यहाँ पे, इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। एनिमल के केस में हम वैक्यूल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि एनिमल के केस में वैक्यूल जो है बहुत छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। ठीक है, बट ये लार्जर वैक्यूल जो 90% स्पेस कवर करता है सेल का, उसे सैप वैक्यूल कहते हैं। और सैप वैक्यूल नियरली हर चीज स्टोर कर लेता है, फूड वाटर मिनरल्स पिगमेंट्स कुछ, तो बच्चे ये सब कुछ स्टोर कर रहा है, इसीलिए सैप कहा जा रहा है। सैप टर्म इज रिलेटेड टू वाटर प्लस मिनरल्स, तो फूड भी स्टोर करेगा, वाटर भी स्टोर करेगा। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास वैक्यूल्स स्टोरेज।